This call is now being recorded. Any question? ओके, ये न्यूक्लियड की बात की थी हमने. अब यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स, यहाँ पर हमने बेसिकली we define the units. The first we define in terms of the nuclear energy measured in electron volt unit. तो हमें ये पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा कि जब भी आप 1 पोटेंशियल वोल्ट का डिफरेंस दोगे और जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं. और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी यूनिट में होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ओके, अभी न्यूक्लियर एनर्जी इज यूजुअली रेंज इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि एटॉमिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादातर या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादातर डिफाइन करते हैं. और सेकंड थिंग, न्यूक्लियर एनर्जी में जब आते हो वहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम डिफाइन करते हैं. अब उसी के बेस पे हमने वहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट जैसे कि न्यूक्लियर का मासेस है, एनर्जीज है, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करते हैं. अब जब मासेस की हमने बात की तो मासेस वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. वो हमने कल प्रूव भी किया था, आज हम एक बार वो रेफर भी कर लेते हैं. और उसको 1 AMU को 1 U भी लिख सकते हैं. AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, U मतलब यूनिफाइड मास. अभी ज़्यादातर U में लिखा जाता है सब कुछ as we represent in terms of U. U means unified mass. ये उनका स्टैंडर्ड यूनिट है. और वो जो डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 12 एटम, जो एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन आया is equivalent to 1/12 of the mass of the neutral ground state atom of carbon 12. जो भी कार्बन 12 का मास है उसका 1/12 कर देते हो तो आपको 1 AMU मिल जाता है. ओके, अभी यहाँ पर हमने उनके बेसिक कंसेप्ट और ये सब देखे थे. अब एनर्जी मास इक्विवेलेंट भी हमने कैलकुलेट किया था कि मासेस दिया और एनर्जी में हमें उसे कैलकुलेट करना है तो E इक्वल टू mc². उसी बेस पे आप कैलकुलेट हम कर सकते हैं. अब उसके हमने वहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि 1 न्यूटन क्या है, 1 जूल क्या है. अब तो आप रिफर भी आपने कर लिया होगा मैक्सिमम. तो उनके कंसेप्ट हमने जूल और न्यूटन के कंसेप्ट पूरे देख लिए थे. न्यूटन और जूल को हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप कोई भी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल से आप समझ सकते हो. अब कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट जो हमारा कल का हमने डिस्कस किया था टॉपिक कि 1960s में रिलेटिव मास जो कैलकुलेट होता था, जो भी रिलेटिव मास हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम था. हाइड्रोजन मास कंसिडर एज ए 1 और उसकी के बेस पे एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन किया. क्या हाइड्रोजन के जो मास है उसको 1 AMU डिफाइन कर दिया और उसी के बेस पे बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे उनकी हम रिलेटिव मास फाइंड करते हैं. अब वहाँ पर उस टाइम तो इतनी हाई टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हम इजीली मास मेजर कर पाए हर एक पार्टिकल्स का. तो ये रिलेटिव मासेस से ही मेजर होता है. जैसे कि हम अभी 1 किलोग्राम मार्केट में यूज़ कर रहे हैं या उसको जो स्टैंडर्डाइज किया गया है वो प्लेटिनम इरिडियम बेस का एक लिया गया मास और उसी की जेरोक्स मतलब उसी का थंबनेल लेके सभी जगह पे ये मास कंसीडर करने में आता है कि 1 किलोग्राम इतना रहता है. तो रिलेटिव मास कहते हैं. हमारा भी मास हम कंपेयर करते हैं कि भाई ये रिलेटिव मास है इससे. तो रिलेटिव मासेस पे ही ज़्यादातर डिस्कशन रहता है. तो उसी के बेस पे 1961 में डिस्कशन था कि हमारा ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट वैलिड, उतना एग्जैक्ट ट्रू नहीं आ रहा था 1 AMU. तो पीपल वो सर्चिंग में थे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट ले जिससे हम 1 AMU रिलेटिवली डिफाइन कर, उसका 1 AMU डिफाइन कर दे और उससे रिलेटिव मास हम कैलकुलेट कर पाए. तो देखा गया कि पीपल ट्राई फॉर फाइंड आउट. तो उसकी रीजंस देखने में आए. जो रीजंस थे उसमें हाईली एबंडेंस होना चाहिए फर्स्ट रीजन. नो लीस्ट रिएक्टिव, कम से कम रिएक्टिव होना नहीं चाहिए. थोड़ा तो रिएक्टेंस होना चाहिए. एकदम कम रिएक्टिव हो तो भी नहीं चलेगा, मोस्ट रिएक्टिव हो तो भी नहीं चलेगा और लेस आइसोटोप्स होने चाहिए. ये उनकी 4 कंडीशंस थी. तो ये चारों कंडीशन के बेस पे कार्बन 12 एटम को डिफाइन किया कि वो नेचर में हाईली एबंडेंस है. तो 5th नंबर पे आता है हाईली एबंडेंस में. सेकेंड उनकी आइसोटॉप्स भी है लेकिन C13 एंड C14 वेरी वेरी लेस है. कार्बन 12 एटम 99% यू कैन फाउंड इन नेचर.
लेस रिएक्टिव है, नो लेस रिएक्टिव, मतलब वो थोड़ा रिएक्ट भी करता है, ज़्यादा भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो वैसा देखा गया तो कार्बन 12 को उन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि इससे हम 1 AMU डिफाइन कर सकते हैं। अब ये 1961 की बात है, तो वहाँ पे उन्होंने ये डिफाइन कर दिया। ओके, अब उन्हीं के बेस पे AMU को डिफाइन कर दिया। मास ऑफ एनी एटम इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ AMU और U, जो हमने डिफाइन किया। अब हमें प्रूव करना है, जैसे हमने आगे उसकी डेफिनेशन दी थी, क्या 1 AMU स्टैंडर्डाइज लेते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वो हमें प्रूव करना है। अब हाउ वी कैन प्रूव दिस, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने लिया कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो भी मास ऑफ कार्बन 12 एटम है उसको 12 AMU डिफाइन कर दिया, और 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम वो 1 AMU हो जाता है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम दैट डिफाइन एज ए 1 AMU, ये उन्होंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई। अब हमारा क्वेश्चन है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना है, वो हमें फाइंड करना है। मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना है, तो उसको हम समझ सकते हैं बेसिकली कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम दैट इज डिफाइंड एज अ 12 ग्राम पर मोल। ओके, एक मोल में कितना है, 12 ग्राम। तो एक मोल क्या होता है, एक मोल होता है एवोगाड्रोस नंबर कि इतने एटम्स होते हैं एक मोल में, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स होते हैं। अब यहाँ पर उन्हें रख दो कि एक मोल बराबर इतना इक्वल टू 12 ग्राम, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू 12 ग्राम। इतने एटम्स का कितना वेट है, 12 ग्राम है। तो एक एटम का कितना, ये तो 10⁻23 एटम्स है। ओके, तो एक एटम का कितना होगा मास, तो एक एटम का कार्बन का मास आप कैलकुलेट करोगे तो 12 डिवाइड बाय ये नंबर कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो आप इसे करोगे, ये एवोगाड्रोस नंबर है, तो उसकी एक डेफिनेशन में 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम कार्बन का मास कितना होगा, 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, उतने ग्राम होंगे। अब उसी को आप कैलकुलेशन करोगे, जो लास्ट हमने कैलकुलेशन की थी, तो आप ये 1 एटम ऑफ कार्बन मिल गया। तो अभी 1 AMU का डेफिनेशन हमें फाइंड करना है। 1 AMU का डेफिनेशन क्या है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12। तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या हुआ, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास क्या हुआ, 12 बाई Na, तो 1/12 इंटू 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये करोगे 12 कैंसिल, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ये रिजल्ट 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर, जो बेसिक डेफिनेशन है 1 AMU की, 1 AMU इक्वल टू 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपका प्रूव हो जाता है। ये ग्राम यहाँ पर यूनिट है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, पर AMU कितना उसका वेट है, 10⁻24 ग्राम। आप फील कर पाओगे कि 10⁻24 ग्राम, जस्ट इमेजिन, एक AMU हम कहते हैं, एक ग्राम आपने देखा होगा 10 ग्राम, 1 किलोग्राम, अब उससे 0.1 ग्राम, 0.01 ग्राम, 0.001 ग्राम, ये कितना हुआ वेट, 0.00000, 10⁻23 जीरो के बाद 1, उतना ग्राम है 1 AMU। जस्ट यू इमेजिन, यहाँ पे फिजिक्स की मजा है कि भाई इतने छोटे पार्टिकल्स लेते हैं और इतने छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करना है, उतना ग्राम है, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए। जैसे कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है कि मास मेजर करना है, जैसे आप घर पे जाते हो या बाजार में जाते हो, 10 ग्राम का सोना लेना है, 1 ग्राम का लेना है, 10 किलो की कुछ सब्जी लेनी है, तो उसके लिए सिंपल है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास मेजर करना है, तो वेरी प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट चाहिए, प्रिसाइज उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, तब जाके आप कुछ उसके AMU में कैलकुलेशन कर पाओगे। तो ये 1 AMU की बात हुई, मास। ओके, तो AMU का हमने डेफिनेशन देखा, यू कैन फिल दिस कि इतना ग्राम रहता है। अब उसी को हमने यहाँ पर उसकी अलग अलग डेफिनेशन बन जाती है कि 1 AMU कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हो, तो 1 AMU यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई 12। इसकी और डेफिनेशन दे सकते हो 1 AMU इक्वल टू 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर, 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 AMU मिल जाएगा। 1 AMU इक्वल टू वी डिफाइन 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम।
और एएमयू जो आपको कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ एनी एटम, अब कोई भी एटम ले लेते हो, हाइड्रोजन ले लेते हो, कार्बन ले लेते हो, अब कार्बन से ही हमने डिफाइन कर लिया, ऑक्सीजन ले लेते हो, क्लोरीन ले लेते हो, यूरेनियम ले लेते हो, कोई भी एलिमेंट ले लो आपका पीरियोडिक टेबल से, उसका मास ऑफ एटम आपको पता हो, यू नो द मास ऑफ एटम इन ग्राम, तो आप यहाँ से उसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। अब कल हमें यहीं पे दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एटम के मास हमें कैलकुलेट जो करना है, कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम का मास जो है, जो कैलकुलेशन किया गया बाय एक्सपेरिमेंटली, वो इतना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन है, ओके, न्यूक्लियस का हम कहते हैं, और एटॉमिक मास यहाँ पे देगा तो उसका कितना रहेगा, द मोस्टली बेसिस ऑन दिस 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मास ऑफ आइटम इन ग्राम डिवाइड बाय दिस, ग्राम कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा, आपको एएमयू में रिजल्ट मिल जाएगा। So that you got the result this 1.0078। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हो रहा था, जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि भाई एएमयू को हम क्यों इतना डिफाइन करते हैं, 1 AMU इक्वल टू ये कैसे करते, ये हमने प्रूव कर दिया। फिर प्रोटॉन जो अब आप लेते हो, स्टैंडर्ड आप बुक में देखोगे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट दिया है 1.0778 AMU। AMU मतलब 10⁻⁻24 ग्राम, तो उतना प्रोटॉन का मास हुआ, ओके, एक प्रोटॉन का इतना मास है 10⁻⁻24 ग्राम। और जब आप इलेक्ट्रॉन की मासेस की बात करोगे तो किलोग्राम में 10⁻31 किलोग्राम, और जब आप उन्हें ग्राम में बात करोगे इलेक्ट्रॉन का, तो दैट विल बी 10⁻28 ग्राम। तो उतना डिफरेंस है, ओके, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज हायर कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो अब एएमयू की बात आती है तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जब उन्हें ग्राम में लिखोगे तो 10⁻24 ग्राम है। ये इसीलिए बेसिक बता रहे हैं कि पूरे हमारे जो भी डिस्कशन होगा वो सब एएमयू में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ हम किस लेवल पे बात करें, कितनी एनर्जी की बात करें, कितने ग्राम की बात कर रहे हैं, तो आपको ये मजा आएगा। बाकी हम एएमयू बोल देते हैं, बच्चे बोल तो देते हैं, लेकिन पता कंसेप्ट ही नहीं पता होता है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जूल क्या है, न्यूटन क्या है, ये बेसिक्स हमारा बैकग्राउंड है। तो आई होप कि आप लोगों ने, लास्ट मैंने कल होमवर्क दिया था, आपने पढ़ा होगा, वैसे ही मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी आप ऐसा ही एएमयू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उतना कितना एएमयू है। तो यू ट्राई फॉर दिस टू कैलकुलेट एएमयू। और फिर हमने और ये सब बेसिक डिस्कस किए थे, जो अभी डायरेक्ट हमने ये प्रूव कर दिया है, जब हम रिजल्ट ले रहे थे यहाँ पे प्रूव किया था, लेकिन वी गोट प्रिसाइज वे। ये शॉर्टर वे मैंने लास्ट प्रूव किया था, लेकिन कल मुझे लगा कि और थोड़ा बेटर वैसा मैं एएमयू के लिए आपको डिस्कस करूँ, तो आपको थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाए। अब आगे हम देखते हैं कि भाई ये बेसिक मोल कंसेप्ट क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर, ये सब हमने, ये रिवीजन सेशन है तो ये सब तो डिस्कस कर लिया हमने। बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, वी गो फॉर दिस 1 AMU दैट इज इक्वल टू, ग्राम में हमने ये डिफाइन कर दिया, किलोग्राम 10⁻⁻27 किलोग्राम, और वेस्ट एनर्जी होती है 931 MeV, और ये हमने प्रूव भी कर लिया है। अब आपके जस्ट फॉर रेफरेंस, इक्वल टू mc² से हमने प्रूव किया था, जूल में हमें रिजल्ट मिलता है, और जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें लास्ट ये रिजल्ट। तो ये प्रोटॉन के लिए हमने कर दिया था 1 AMU, मतलब ये प्रोटॉन का मास। अब उसी के बेस ये 1.6 थोड़ा माइनर डिफरेंस है, यहाँ पर हम लेते हैं दैट विल बी द 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 27 किलोग्राम, सेम हाइड्रोजन के बेस पे। अब उसी को आप ले लो 1.0078 AMU, विच इज इक्वल टू, AMU इतना रहता है ये यूनिट, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा बढ़ जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यू उसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1.008 ही हो रहा है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आप यहाँ पे ये रिजल्ट रख दोगे यहाँ पर, तो यू गेट इन जूल यूनिट, और जूल से आप उन्हें कैलकुलेट करोगे, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, दैट इज 939 MeV। ओके, तो ये हमारा जो अभी तक का डिस्कशन है उसका शॉर्ट रिवीजन हमने कर लिया।
इनमें मुझे लग रहा है कि आपको आइडियाज क्लियर हो गए होंगे. इफ एनी स्टूडेंट्स हैव क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क. स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं? सुन तो रहे हो ना? सर एक बार रिपीट कर Yes, दियो ना sir. जी एक बार. ओके. कौन सा रिपीट करूँ टॉपिक? आज आ टॉपिक है ને લાસ્ટ ટોપિક છેલ્લો એલો જૂલ કન્વર્ટ વાળો ની. ओके ओके, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ. ओके चलो एक बार रिपीट कर देते. देखो यहाँ ध्यान देना, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का हमने मास जो डिफाइन किया एएमयू में 1.0078 एएमयू, वो तो क्लियर हो चुका आपको? हाँ सर. हाँ. चलो अभी हमारा याद रखना है आपको कि हमें उसको एएमयू है या तो किलोग्राम है उसका मास, उसको एनर्जी में कितना होगा. तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं आइंस्टाइन का, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. अब मास जो है, मास आप लेते हो 1.0078 एएमयू इंटू सी स्क्वायर. सी स्क्वायर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट. अब उसका आप स्क्वायर करोगे तो ये 9 × 10⁻16 हो जाएगा. और हाँ एएमयू की यूनिट जो है, 1 एएमयू कितना होता है? 1.66 1.66 इंटू टेन into रेस टू 10 raised to minus 27. -27 किलोग्राम. वो यहाँ पे रख दो. ओके, इस जगह पे रख दो. तो रख हाँ. दिया हमने. ये 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका पूरा से मल्टीप्लीकेशन कर लो पूरे का. तो इसका यूनिट जो होगा क्या होगा? ये हमने किलोग्राम मिला, ये क्या यूनिट होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. Second. तो यहाँ पे आप देखोगे, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा 15.056 इंटू 10⁻11 जूल. क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो क्या कहते हैं? 1 जूल. ये जूल में आ गया रिजल्ट. क्लियर? हाँ. अब उसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सपोज आपको जूल में पूछा जाए तो जूल का आंसर ये रहा है. आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको चाहिए ये रिजल्ट, तो कन्वर्जन सिर्फ करना है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. तो 1 जूल क्या होगा? 1 बाय, ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा. 1 जूल क्या होगा? 1 जूल इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे उसको रख दो. 1 जूल का रख दीजिए यहाँ पे. तो रख दिया 1 बाय 1.6 हाँ. इंटू 10⁻19. ओके सर. और जब आप कर दोगे 10⁻19 है ऊपर लेके जाओ, तो बचेगा क्या? प्लस 10⁻19 इंटू 10⁻11 10⁻8 मिल जाएगा. ओके, ये ठीक है. 10⁻8 रहेगा. ओके, दिस विल बी 10⁻8 और ये यूनिट आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको मल्टीप्लाई आप करोगे 15.056 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो 9.39 मिलेगा. तो दैट इज नथिंग बट 939 एमपी. ओके क्लियर? सर. हाँ. ओके. तो वैसे ही आपको न्यूट्रॉन के बारे में कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, लास्ट हमने यहाँ पर ये पेज मैंने नहीं लिया अभी. ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैलकुलेशन किया था जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एग्जाम में ये 3 मार्क्स या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इजीली कैलकुलेशन आनी चाहिए. कैसे करते हैं? फटाफट कर सकते हो. न्यूट्रॉन के लिए होमवर्क दिया था तो 2-3 स्टूडेंट्स करके लाए थे. यू विल ट्राई फॉर दिस. ओके. अभी स्टूडेंट्स एनी अदर क्वेश्चन? अभी एक कुछ मैसेज आपको आया था, वो मैसेज हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. अभी नाउ वी गो फॉर आज का जो न्यू टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं. आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? Yes, हाँ sir. सर. सर. वो ये भी हम थोड़ा 1-2 दिन लगेगा, लेकिन फिर से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. आई विल ट्राई फॉर दिस. कल थोड़ा गाइडेंस लिया है कि कल मैंने मोबाइल स्क्रीन शेयर की थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था. आज ये कंप्यूटर स्क्रीन में शेयर किया है तो आपको थोड़ा इजी रहेगा. आज हमें अभी डिस्कस करना है. अभी आपके पास हमने ये मासेस और एनर्जी की बात कर ली न्यूक्लियस की. अब नाउ यू एज ए स्टूडेंट, अभी हम न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं कि भाई हाँ ये प्रोटॉन्स रुदरफोर्ड ने डिस्कवर कर लिया 1909 में. ओके, 1909 में रुदरफोर्ड डिस्कवर. ओके.
Rutherford, 1 minute. They discover प्रोटॉन। अब उनकी मैंने हिस्ट्री स्टार्टिंग में बताई थी कि ये भाई कैसे उन्होंने ये डिस्कवरी किया। तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा भाई कि भाई पहले तो प्लंक पुडिंग मॉडल था। प्लंक पुडिंग मॉडल क्या होता है, मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ आपका इंटरेस्ट के लिए कि भाई पहले जो 1909 से पहले ये कंसेप्ट था कि भाई जो एटम है उसके चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ओके, इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है और उसको नाम दिया गया है प्लंक पुडिंग मॉडल, या तो उसको पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसी के बेस पे सब थियरी डिफाइन किया था। ओके, अब रुदरफोर्ड ने क्या देखा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब तब डीके की बात तो आ गई थी, अल्फा पार्टिकल डीके का कंसेप्ट मिल चुका था, बीटा पार्टिकल कंसेप्ट का डीके मिल चुका था कि भाई एक अल्फा पार्टिकल से एमिशन हो रहा है, बीटा हो रहा है। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया था। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ऐसे बता देता हूँ। टेक सम दिस रेडियो एक्टिव मटीरियल। उन्होंने कोई भी एक सोर्स ले लिया। ये जो सोर्स है वो कैसा सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स अब दिख रहा है ना। स्टूडेंट्स, अब कोई भी एक स्टूडेंट रेस्पॉन्स देना, हाँ दिख रहा तो है आई सर, विल दिख नो। रहा है, दिख रहा है। कोई भी एक स्टूडेंट रेस्पॉन्स देना, जब भी पूछो तो एक स्टूडेंट को रेस्पॉन्स दे देना। अब अल्फा पार्टिकल्स इसमें से उन्होंने मतलब रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, तो रेडियो एक्टिव सोर्स के बारे में हमें पता है कि दे एमिट अल्फा बीटा गामा। तो उन्होंने ऐसा एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिसमें से अल्फा एमिशंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई अल्फा पार्टिकल लिया और वो एमिशन कर रहे सम गोल्ड फॉइल। ओके, टेक गोल्ड फॉइल। और वहां से उन्होंने देखा कि जब हम अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिशन हो रहे और यहाँ पर उन्होंने रख दिया था डिटेक्टर, प्लेस अ डिटेक्टर, जो ये रेडिएशन डिटेक्ट कर पाए, जो भी रेडिएशन आए वो यहाँ पर डिटेक्ट कर पाए। अब वैसे ये डिटेक्टर है, वो देखा उन्होंने कि भाई वो रोटेटेबल डिटेक्टर था। तो कई बार यहाँ पे मिल रहे, कहीं अल्फा पार्टिकल्स इस रीजन पे मिल रहे हैं, कहीं बैक स्कैटरिंग पे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो ये गोल्ड फॉइल जो लिया उन्होंने, अब वहां से अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहे हैं, स्कैटरिंग हो रहा है। तो उन्हें क्वेश्चन हुआ कि ये हैवी पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, तो ये स्कैटर्ड हो क्यों रहे। फिर उन्होंने देखा कि चलो भाई प्लंक पुडिंग मॉडल जो हमारा है वो हम अप्लाई करते हैं। अब प्लंक पुडिंग मॉडल जो अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। प्लंक पुडिंग मॉडल में क्या देखा कि दैट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल अब जाने दो, ये ऐसा कोई आपके पास न्यूक्लियस है, उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। अब गोल्ड फॉइल में ऐसा ही न्यूक्लियस एटम है, न्यूक्लियस की बात ही नहीं थी कि भाई जो एटम है उसमें इस तरह से कंसेप्ट है अल्फा पार्टिकल हम जब जाए। तो अल्फा पार्टिकल तो कैसा चार्ज है, ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होगा और अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये मॉडल कैसे हो, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा था कि भाई एटम के अंदर दोनों चार्जेस है, एक अट्रैक्ट करेगा एक रिपल करेगा, तो ये स्कैटरिंग क्यों हो रहा है। मेन क्वेश्चन ये था कि भाई ये स्कैटरिंग हो क्यों रहा है। तो फिर वो उन्हीं के उन्होंने स्टार्टिंग उनकी थॉट्स लगाई उन्होंने कि भाई ये प्लंक पुडिंग मॉडल तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कुछ कर दें कि भाई सेंटर पे, उन्होंने ऐसा देखा कि भाई ये थियरी उन्होंने डिज़ाइन कर दी कि सेंटर पे हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और उसके आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कंसेप्ट ले लेते हैं। और फिर हमने ये एग्जांपल लगा कि भाई अब अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं इस रीजन पे, अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं, ओके, ये न्यूक्लियस के आसपास, तो ये यहाँ से स्कैटर्ड हो सकते हैं।
दे विल बी स्कैटर्ड, आइदर दिस स्कैटरिंग और स्कैटर्ड यहाँ पे भी हो सकता है। जिसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जैसी होगी उस हिसाब से वो क्या करेंगे, स्कैटरिंग वहां पर होंगे। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जैसी होगी उस हिसाब से वो पार्टिकल स्कैटर्ड कर पाएंगे। अब यही क्वेश्चन पे बेस पे उन्होंने पेपर पब्लिश किया कि भाई सेंटर पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। अब उन्होंने ऐसा बताया कि एक क्लाउड है, सेंटर ऑफ चार्ज है, मासेस है, हेवियर मासेस, वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक कंसेप्ट पेपर में पब्लिश किया और वो पेपर 1909 में आया था उनका। ठीक है, तभी से ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी स्टार्ट हुआ कि भाई जो हम थे न्यूक्लियस डिस्कवरी उसी एक्सपेरिमेंट पे हुआ, न्यूक्लियस डिस्कवरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब फिर सभी पीपल तो ये प्लंग पुडिंग मॉडल से ही सब थियरीज आ रही थी और उस टाइम पूरा ये न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया, उन्हीं के पेपर रुदरफोर्ड और वेरी टैलेंटेड साइंटिस्ट उनके अच्छे पेपर्स सब पढ़ते थे। तो डिस्कशन और सब स्टार्ट होने लगा कि भाई हाँ ये कंसेप्ट एक्सेप्ट भी किया गया, सभी पीपल्स ने देखा, एक्सपेरिमेंट देखा, फिर ये कंसेप्ट उनको पढ़ा गया, क्योंकि तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता है नए आइडियाज। तो ये आइडियाज उन्होंने एक्सेप्ट हिस्ट्री में स्लोली स्लोली होने लगा कि हाँ भाई ये सही थियरी है। अब क्वेश्चन राइज हुआ, चलो मान ले कि ये कंसेप्ट सही है, रुदरफोर्ड ने दिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो अंदर सेंटर मास है वो कितने रीजन होगा, उसकी साइज क्या होगी। अब साइज न्यूक्लियस कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियस डिस्कवरी। अब क्वेश्चन राइज होने लगा कि भाई चलो प्रोटॉन अंदर है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, उतना ही कंसेप्ट 1909 में आया था। अब नाउ क्वेश्चन राइज कि भाई साइज क्या होगा उसका, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या रहेगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये क्वेश्चंस राइज किया गया। ये अभी हमें आपको ये टारगेट दे रहे हैं कि भाई इनका साइज हमें मेजर करना है, न्यूक्लियस का साइज, तो कैसे कर सकते हैं, आपको आइडिया देना है स्टूडेंट्स। सपोज हम 100 साल 110 साल पहले चले जाते हैं, आपने रुदरफोर्ड का पेपर पढ़ लिया और आपको ये टारगेट दिया कभी न्यूक्लियस का साइज हमें मेजर करना है, तो कौन सा आइडिया लगाओगे। आपने कुछ थियरी नहीं पढ़ा, ऐसा समझो कि आपको कंसेप्ट नहीं पता, आपको उस साल में हो कि हाँ अब नया कंसेप्ट आया कि सेंटर में इतना पॉजिटिव चार्ज है, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अब मुझे उसकी साइज मेजर करना है, तो मैं कैसे करूँगा। कुछ आइडिया है। भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। राकेश, यस सर। हेलो, हाँ ओके, ठीक है, कुछ बोलो तो सही, मुझे लग रहा है मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ, अकेले बातें कर रहा हूँ। नहीं सर। अभी बताइए, साइज ऑफ न्यूक्लियस मेजर करना है तो कौन सा आइडिया आप अप्लाई करोगे। ठीक है, आपके लिए मैं दिखा दूँ, प्लंग पुडिंग मॉडल कंसेप्ट, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको थोड़ा हिंट यहाँ पे डिस्कस किया उससे मिल सकता है। एनी आइडिया। मैं आंसर बता दूं या आप कोई आइडिया दे रहे हो। हाँ स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो, आपको जो आगे ही हिंट दे दिया, आपके पास अल्फा पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है,
ओके, जब भी आप जो भी रेडिएशन वहाँ पे एमिट कर रहे हो, गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट देखोगे आप यहाँ पर, उनका जो एक्सपेरिमेंट्स है गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट, इफ यू गो दिस ईयर, ये गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट से ही उन्होंने उसकी साइज हम मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेट मिले ना मिले, हम वी गो फर्स्ट जो उन्होंने साइज कैलकुलेट करके दी थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, तो यही एक्सपेरिमेंट लिया गया और उनकी न्यूक्लियस की साइज मेजर की गई। अब अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमें पता होगा, आपने 5 MeV काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स दिया, 10 MeV दिया, जो भी एनर्जी आपने लिया, अब वो एनर्जी का पार्टिकल यहाँ पे हीट करेगा, आइदर इट विल बी स्कैटर्ड, और या तो पास कर जाएगा या तो बैक स्कैटर्ड होगा। ओके, तो ये हमें कंसेप्ट इतना पता है। हमारे पास क्या क्या है एक्सपेरिमेंटली, एक तो सोर्स है, गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस है, और हमारे पास डिटेक्टर है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये कंसेप्ट लेके हम अलग अलग वे से उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं, हम 2-3 कंसेप्ट लेंगे तो जिससे आप साइज ऑफ न्यूक्लियस वो मेजर कर पाओगे। तो ये जो कंसेप्ट लिया गया, इफ यू सी द कंसेप्ट, जैसे कि हम लेते हैं एक न्यूक्लियस यहाँ पर, क्वेश्चन साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पर आप न्यूक्लियस ले रहे हो, ओके, न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 79, ओके, गोल्ड न्यूक्लियस, इफ यू दिस गोल्ड न्यूक्लियस, हमारे पास एटॉमिक गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर हमें पता है Ag79, इफ यू राइट प्रॉपर्ली दिस न्यूक्लियस विच इज गोल्ड का सिंबल हम किस बेस पे डिफाइन कर रहे हैं, Au ना। हाँ सर, हाँ। ओके, थैंक यू भाई, मिस्टेक हो तो बता दो। as we take this, वन मिनट, ये दिखा नहीं दे रहा।
ओके ओके स्टूडेंट, ध्यान देना। जैसे ही उन्होंने कंसेप्ट लिया वहाँ पर कि सब हमारे पास न्यूक्लियस जो है, ओके, ये भी स्टूडेंट्स ये अभी लिखा ही नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आई विल डिस्कस द कंसेप्ट कि भाई आप न्यूक्लियस लेते हो, अल्फा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी नोन है, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर नोन है। अब जब आप एमिट करोगे, ओके, तो जो एक डायरेक्शन बनेगा, मतलब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास आएगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी। as we coming to due to the which forces the kinetic energy become less, any idea? उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ये पेन से तो नहीं लिखा जा रहा है अभी, जिन्हें आंसर पता हो बता सकते हो। कि भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों लेस होगी? अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस की ओर जाता जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। विच रीजन इज देयर? एनी रीजन यू नो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यस सर। सुन रहे सर। Yes, sir. हाँ, ये अमित लास्ट में। आप बताइए भाई क्यों उसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होगी? जब अल्फा पार्टिकल से उसकी एक अपनी काइनेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियस के जैसे पास आता जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द रीजन दैट? रिपल्शन फोर्स सर। रिपल्सिव फोर्स, गुड। सिंपल है, कूलम्ब फोर्स लगेगा, आगे भी हमने डिस्कस किया। अब कूलम्ब फोर्स में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स, जैसे ही वो पार्टिकल आएगा न्यूक्लियस के पास, उसकी ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। अब जैसे कि हम मान ले कि वो बैक स्कैटर्ड कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल आ रहा है, अभी हम ये अलग अलग स्कैटरिंग है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग है, बैक स्कैटरिंग है, एग्जैक्ट बैक स्कैटरिंग है। तो जब ये पार्टिकल आ रहा है नियर टू दिस न्यूक्लियस, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली नियर टू जीरो, और वो फिर से वो बैक स्कैटर कर देगा। जैसे ही वो उसके यहाँ पे आएगा, दिस नियर टू दिस रीजन, और उसके अगेंस्ट दैट विल बी गोइंग टू द बैक स्कैटर। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जैसे यहाँ है और वो फिर से बैक स्कैटर कर रहा है, तो हमें उस पोजिशंस पे जहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है पार्टिकल और वो बैक स्कैटर करता है, उस पोजिशंस की हमें पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर देनी। और उसी वहां पर क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी।
1 मिनट स्टूडेंट सर ये लिखा ही नहीं रहा આટલું લખવાનું ને સર હવે અત્યારે આના પછી નથી લખાતું ખબર નહીં શું પ્રોબ્લેમ નથી લખાતું કરો તો ટ્રાય કરો. તમે આ આંગળી એટલે હવે તમે યાર બે આંગળીથી બ્રેક અને મતલબ બે આંગળીથી ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ ओके બે ओके આંગળીથી દૂર. ओके स्टूडेंट्स हाँ अभी क्वेश्चन था कि हम कैसे मेजर करेंगे उनका साइज ऑफ न्यूक्लियस तो आपने ये न्यूक्लियस लिया अल्फा पार्टिकल आ रहा है अपनी उनकी काइनेटिक एनर्जी है थैंक यू सर अभी आशीष सर ने ये जो नहीं लिखा जा रहा था वो इसका आंसर दे दिया अब अपने को काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है अल्फा पार्टिकल ओके ये इस पोजीशन पे क्या होगा उसको रिपल्सिव फोर्स लगते जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और एक पोजीशन पे क्या होगा हमने लिया है केस बैक स्कैटर्ड हो रहा है वो फिर से बैक स्कैटर्ड कर रहा है तो जैसे ये पार्टिकल आ रहा है ये एनर्जी से आ रहा है यहाँ से वो बैक स्कैटर्ड कर रहा है तो ये पोजीशन जो ये पोजीशन है ओके यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा दैट दिस इज उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इक्वल हो जाएगी ये पोजीशंस के लिए ओके पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी और हमारे पास उसका बेसिक फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला हम लगाते हैं जब 12th में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा कौन सा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ अल्फा पार्टिकल भी चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है तो उसके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R ओके R उनके बीच का डिस्टेंस तो हमारा क्या होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें उसका आर रीजन एग्जैक्ट हमें रेडियस नहीं मिलेगा लेकिन उनका जो ये कंसेप्ट लिया गया एक ये कंसेप्ट हम पहला कंसेप्ट ले रहे हैं ऐसे कई सारे हम कंसेप्ट लेंगे उससे हमें आर कैलकुलेट कर पाएंगे दैट वी कैलकुलेट दी आर वैल्यू अब आर वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो आप भी कर सकते हो अब ये क्या हो गया कंसेप्ट हम किस पॉइंट के लिए कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है हम कौन से पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं ये पोजीशंस के लिए जहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है ये पोजीशंस के लिए हमें बात करनी है तो अभी आपको कैलकुलेट कर सकते हो आर इक्वल टू और दिस नथिंग बट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पूरी काइनेटिक एनर्जी वहां पर दैट कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर सकते हो यू कैन कैलकुलेट दी आर फ्रॉम दिस चाहे तो आप लोग अभी भी कर सकते हो आर इक्वल टू इफ एनी स्टूडेंट्स ट्राई और आप कोई काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए आर इज द यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्ट न्यूक्लियर रेडियस नहीं मिलेगा लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोच आर इज नथिंग बट वी डिफाइन इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ओके क्योंकि कितने नजदीक हो जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और वो फिर से बैक स्कैटर्ड कर रहा है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऐसा तो उसी पेज में लिख देता हूँ चलो आप लोग स्टूडेंट्स कैलकुलेट करिए हाँ सर 5 ओके मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा बाहर निकल गया था आर इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बाकी स्टूडेंट्स उनकी कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हो अभी आर इज द डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, ये उनका कंसेप्ट है। अभी हमें आर कैलकुलेट करना है। ओके, तो आर इक्वल टू, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, आर इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप 5 MeV ले सकते हो, 10 MeV ले सकते हो, आपके हिसाब से आप काइनेटिक एनर्जी लेके कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अभी चाहे मैं काइनेटिक एनर्जी दे देता हूँ कि भाई 5 MeV ले लेते हो आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और Q1 Q2 उनके चार्जेस है। एक चार्ज होगा यहाँ पर, कौन सा चार्ज होगा, फिर से मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। आप न्यूक्लियस जो ले रहे हो, गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस, ओके, उनका चार्ज है 79, ओके, उनका Q, और जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल, उसे हम डिफाइन करते हैं He24, He24। अब उसी के बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो ये फॉर्मूला में आप लगा दो, R इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू काइनेटिक एनर्जी। फटाफट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। R इक्वल टू 2, उनका चार्ज है 2E, तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले लेना, फिर उसका है 79, ओके, so that will define 79E डिवाइडेड बाय, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की आप वैल्यू देखोगे, इफ यू गो आउटसाइड, दैट विल बी 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय आपकी जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, वो वैल्यू रख दीजिए। 5 MeV लेते हैं तो 5 MeV रख देना। अब E का चार्जेस है, ये E है 1.6 इंटू 10⁻19। आप पूरी जब ये कैलकुलेशन देखोगे तो आपको R इक्वल टू ये रिजल्ट मिलेगा 4.6 इंटू 10⁻14 मीटर, ओके, 10⁻14 मीटर, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो आपको क्लोजेस्ट अप्रोच, इस अप्रोच के लिए आप आर फाइंड कर सकते हो। वैसे हम कल और एक टेक्निक इसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, यही एक और मेथड से हम एक कैलकुलेशन करेंगे कि भाई रेंज से स्कैटर्ड हो रहा है, ये तो बैक स्कैटर्ड की बात कर रही, तो बैक स्कैटर्ड में क्या होता है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, और उसी के बेस पे हमने आर कैलकुलेट किया। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon 0 R. R is not exact radius but a point as with the distance of closest approach. वहाँ पार्टिकल आके रुकता है with many minute seconds, अब कहते हो नैनो सेकेंड्स और उससे कम, और वो बैक स्कैटर्ड हो जाता है, ओके, और वो बैक स्कैटर्ड होता है, उसके बेस पे हमने क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड किया। तो यहाँ से उन लोगों को पता चला कि भाई न्यूक्लियर का जो साइज, हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे उन्हें आंसर्स मिल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, 10⁻14 मीटर, उतना छोटा साइज है। एटम की साइज कितनी है, 10⁻10 मीटर, उससे छोटा 10⁻14 मीटर, उतना छोटा है। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई आपके पास 6 सेंटीमीटर का बॉल है, ओके, तो 2 किलोमीटर की साइज होगी एटम की। आप इसी बेस पे कैलकुलेशन करोगे, 10⁻10 और 10⁻14 मीटर, तो 10⁻14 का डिफरेंस आ रहा है, 10⁻4 का डिफरेंस आ रहा है। तो एटम की साइज और न्यूक्लियस का साइज आपको डिफरेंस देखना है, तो इतना छोटा न्यूक्लियस है, 6 सेंटीमीटर साइज का एक बॉल ले लो, तो एटम की साइज क्या होगी, तो 2 किलोमीटर साइज होगा। ये जब आप एस बी पटेल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है देखोगे, इंट्रोडक्शन, वहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, तो मुझे याद आया तो मैंने अभी आपको बता दिया। आप उसे ऐसे भी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो कि कितनी छोटी साइज होगी न्यूक्लियर साइज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो अभी आपके अभी कोई क्वेश्चन हो तो शॉर्टली पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो चुका है और बाकी स्टार्ट फैकल्टीज हो राह गया देख है। रहे होंगे आपकी। हाँ कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो अभी सब ज्वाइन होंगे और 5-10 मिनट रहेगा उसमें।
एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो आज आप पढ़ना घर पे, साइज ऑफ न्यूक्लियस कोई भी आप बुक में से या तो पीडीएफ लेकर रेफर करना, कैलकुलेशन अपने आप करना, उसके फॉर्मूला लेकर। कल हम और एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसी बेस पे कैलकुलेशन, फिर हम इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी हम साइज मेजर कर सकते हैं। कई सारी मेथड्स है, बट वी गो फॉर 1 और 2 मेथड्स, मेजरली जो यूज हो रही है वो मेथड हम लेके हम आपके कैलकुलेशंस करेंगे। आप घर पे ये होमवर्क है आज के लिए कि न्यूक्लियर साइज आप अपनी कोई एक मेथड से कैलकुलेट करके रखना, मैं कल पूछूंगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू। और राकेश, आपने अटेंडेंस ले लिया? हेलो, तो चला गया सर वो। ओके, शायद। शायद राकेश लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।